Assalamu alaikum. Welcome to the fourth lesson of class 9 biology. The lesson is the continuation of the previous lesson. So in previous lecture we discussed about the work of Walter Fleming, who observed nuclear changes during the mitotic phase. In this lesson we will be discussing about the work of Oscar Hertwig, who discovered the changes in uh, nucleus and the cytoplasm of meiosis division. Oscar discovered that there are some difference between mitotic and meiosis division, while the starting phases are very similar. Such as the interface of a cell is always has subphases like G1 phase, the synthesis phase, the G2 phase, and a very magical phase that is G0 phase, in which the cell is temporarily or permanently stopped dividing. But in meiosis, the interphase is occurred twice, one after all the four phases of meiosis and one before the four phases of meiosis. माइटोसिस या meiosis से पहले you should know about chromosomes. So chromosomes क्या हैं? हर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर एक मटेरियल है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं. इस मटेरियल के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, हिस्टोन और डीएनए. हिस्टोन एक प्रोटीन है, while DNA is a deoxyribonucleic acid, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जीन्स जिसके अंदर होते हैं और ये जीन्स कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वट एवर यू हैव. स्किन कलर से लेकर आई कलर, हेयर कलर तक, वेट, इंटेलिजेंस, किस तरह की शेप होगी, किस तरह के ईयर लोब्स होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर. सो अल्लाह ताला ने डीएनए के इतने लंबे स्ट्रैंड को एक छोटी सी जगह पे पैक करने के लिए इन हिस्टोन प्रोटीन को बनाया, जिसके ऊपर डीएनए को कॉइल अप किया है. अब ये कॉइलिंग अप ऑफ डीएनए एक छोटी सी जगह पे कन्फाइंड हो गई है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. डिवीजन के दौरान ये मटेरियल कंडेंस हो जाता है और हमारे पास क्रोमोसोम बनता है. क्रोमोसोम की शेप यूं है. We have two chromatids, sometimes it is singular chromatid, and the place where the chromatid is attached is called centromere. This attachment is with the help of a protein which is called kinetochore protein, from which you are familiar. So humans have 46 chromosomes. अब chromosomes को हम सिंगल क्रोमेटिड्स के साथ भी काउंट कर सकते हैं. ये सिंगल क्रोमेटिड्स हैं तो ये 46 क्रोमोसोम्स विद 46 क्रोमेटिड्स हो गए. जब ड्यूप्लीकेशन का टाइम आता है सिंथेसिस फेज में, तो फिर ये अपना एक क्रोमेटिड डुप्लीकेट कर देते हैं. अभी भी स्टिल दे आर 46 क्रोमोसोम्स, बट दे हैव गॉट अ डुप्लीकेटेड पार्टनर. तो इनके पास क्रोमेटिड्स कितने हुए? 92. ये वो क्रोमेटिड हैं जो माइटोसिस के एनाफेज में डिवाइड हुए थे. एक पार्ट एक तरफ, दूसरा पार्ट दूसरी तरफ. अब आपको समझ आई कैसे माइटोसिस मेंटेन करता है क्रोमोसोम्स को. 46 क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में भी होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में भी होते हैं. वो इस तरह कि वो अपना डुप्लीकेट बना लेता है और फिर एक एक पार्ट एक एक डॉटर सेल को मिलता है. तो 92 क्रोमेटिड्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. ये क्रोमोसोम का नंबर वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ह्यूमंस में 46 है तो हाउस फ्लाई में 6 या 8 क्रोमोसोम्स होंगे. सो व्हाट इज meiosis? meiosis एक ग्रीक वर्ड
यानी मियॉन से निकला था, which means to make smaller. इसकी definition है meiosis is the process by which one diploid eukaryotic cell divides to generate 4 haploid daughter cells. इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे फेमिलियरिटी जरूरी है, जैसे कि यूकैरियोट. यूकैरियोट का लफ्ज यहाँ पे यूज हुआ है. इसके साथ जो एक और वर्ड यूज होता है दैट इज प्रोकैरियोट. ये दो तरह के सेल्स हैं. यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और उनका क्रोमेटिन मटेरियल सारा न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड हो. While prokaryotic में ऐसा नहीं है. False या no nucleus is present in there, तो वहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं होता या कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता. उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सस्पेंड करता है साइटोप्लाज्म के अंदर. ये सबसे बेसिक डेफिनेशन थी, डिफरेंशिएशन थी बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. सबसे बेसिक. अमंग अदर्स एक डिफरेंस यही है कि यूकैरियोट का न्यूक्लियर एनवेलप होता है और उसका सारा क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस नहीं होता और उसका सारा मटेरियल सस्पेंडेड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. सेकेंड वर्ड है सोमेटिक और गैमीट्स. सोमेटिक सेल्स बॉडी के सारे सेल्स को कहते हैं, चाहे वो हेयर सेल हो, लिवर सेल्स हो, स्टमक सेल्स हो, लंग सेल्स हो, स्किन सेल्स हो. जितने भी सेल्स हैं बॉडी के उनको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं. गैमीट सेल्स सिर्फ गैमीट्स के सेल्स को या जर्म लाइन सेल्स को कहेंगे, सच एज एग्स एंड स्पर्म्स. ये दो सेल्स ऐसे हैं जिनको हम गैमीट सेल्स कहते हैं, जिनको मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं. राइट? सोमेटिक सेल्स ऑल द बॉडी सेल्स, गैमीट सेल्स ओनली द रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी जिसको हम एग एंड स्पर्म्स कहते हैं. Then there comes the word diploid and haploid. डिप्लॉइड वो सेल्स होते हैं जिनके पास दो सेट हो क्रोमोसोम्स के. जैसे अभी पिछली पिक्चर में आपने देखा, क्रोमोसोम्स ने अपने आप को डुप्लीकेट किया हुआ था. 46 क्रोमोसोम्स विथ 92 क्रोमेटिड्स, उसको हम डिप्लॉइड कहेंगे. जो 46 क्रोमोसोम्स होंगे बिकॉज दे आर टू सेट्स. हेप्लॉइड वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक सेट होता है, जैसे 23, 46 का हाफ, 23 क्रोमोसोम्स. सोमेटिक सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, दे हैव 46 क्रोमोसोम्स. जो गैमीट सेल्स होते हैं दे आर हेप्लॉइड, देयर आर 23 क्रोमोसोम्स. मियोसिस टारगेट करता है गैमीट्स को हेप्लॉइड बनाने को, 23 क्रोमोसोम्स के सेल्स बनाने को, जबकि माइटोसिस टारगेट करता है सोमेटिक सेल्स को डुप्लीकेट करता है, यानी डिप्लॉइड सेल्स 46 पेरेंट सेल्स से 46 क्रोमोसोम्स के डॉटर सेल्स बनाएगा. जबकि गैमीट्स यानी मियोसिस के थ्रू गैमीट्स 23 क्रोमोसोम्स के हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स. So meiosis is the process by which one diploid eukaryotic cell, एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस हो और वो डिप्लॉइड हो, 46 क्रोमोसोम्स के हों, डिवाइड करता है टू जनरेट 4 हैप्लॉइड यानी 23 क्रोमोसोम्स daughter cells. So this is a haploid chromosome. This is a non-homologous chromosome जो कि haploid है, and उसका pair homologous chromosome, they are called diploid. दो haploid combine करके
23 वाले सेल्स कंबाइन करके 46 या डिप्लॉयड सेल बनाते हैं. So now here we have the phases of meiosis. Meiosis has these phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, similar like the mitosis, but there are two parts. एक तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2. प्रोफेज 1 के अंदर वही सारे फिनोमिनास अकर करेंगे जो कि हमने माइटोसिस के प्रोसेस 1 में पढ़ा था, जैसे क्रोमेटिड मटेरियल कंडेंस हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाते हैं. इसके अलावा जो फिनोमिना अकर करता है वो है साइनैप्स और क्रॉसिंग ओवर. Synapse है the lining of homologous chromosome with each other to form pairs in process 1 of meiosis called synapse. The two non-sister chromatids of homologous chromosome join with each other at a certain point along their length. These points of attachment are called chiasmata. Crossing over, non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their segment during the process 1 of meiosis. This phenomenon is called crossing over. It also results in recombinant chromosome variation. आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि ये क्या है. Chromosome, condensed form of chromatin material found in nucleus. Homologous chromosome, जब दो chromosomes एक ही साइज के और एक ही एलील्स वाले मैच हो जाएं तो उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, और इस मैच करने को हम साइनैप्स कहेंगे. साइनैप्स की डेफिनेशन थी लाइनिंग ऑफ homologous chromosomes with each other to form pairs of homologous chromosome during the prophase 1 of meiosis. ये दोनों लाइनिंग अप ऑफ क्रोमोसोम को हम साइनैप्स का फिनोमेना देंगे. इस प्रोसेस के अंदर लाइनिंग अप होती है. अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसको हम बाइवेलेंट भी कहते हैं क्योंकि देयर आर टू क्रोमोसोम्स व्हिच आर मैच्ड अप. हर बाइवेलेंट क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम टेट्राड भी कहते हैं. Why is a homologous called a tetrad? Because it has 4 chromatids. इन चारों chromatids के अंदर हमने इसको 1, 2, 3, 4 लेबल कर दिया है. 1 और 2 आपस में सिस्टर chromatids हैं, 3 और 4 आपस में सिस्टर chromatids हैं. लेकिन 1 और 2, 3 और 4 के साथ नॉन सिस्टर chromatids हैं. तो दूसरा फिनोमिना है क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने सेगमेंट्स को, अपने पार्ट्स को. तो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन हुई the non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their segments. This phenomena is called crossing over. एक्सचेंज करने के दौरान जिस पॉइंट पे सेगमेंट्स मिलते हैं उस पॉइंट को हम chiasmata कहते हैं. ठीक है. The two non-sister chromatids of homologous chromosome join with each other at a certain point along the length. This point is called chiasmata. अच्छा, जिस पॉइंट पे वो अटैच होते हैं यानी chiasmata के पॉइंट पे वो अपना सेगमेंट एक्सचेंज कर देते हैं. अब जो इंफॉर्मेशन इस क्रोमोसोम में थी उसका हाफ इंफॉर्मेशन इसके पास आ गई और इसकी इंफॉर्मेशन उसके पास चली गई. तो ये क्या रिजल्ट हुआ? इट रिजल्टेड इन रीशफलिंग. शफल होगी इंफॉर्मेशन सारी. इस शफल्ड हुई हुई इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम, यानी ये क्रोमोसोम रिकम्बाइन हुए हैं और एक न्यू चीज डेवलप हो गई है. जैसे नंबर है 12, 1, 2. मैं 1, 2 को शफल करूं
और 2 को पहले 1 को बाद में ले आऊं तो ये कंप्लीटली न्यू नंबर बन जाएगा 21। इसी तरह क्रोमोसोम में शफलिंग होती है। शफलिंग यानी क्रॉसिंग ओवर के जरिए अपने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। हर एक्सचेंज किए हुए सेगमेंट के बाद रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम बन जाएगा और हर रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम बहुत ही वैरायटी लेके आएगा। So this variety results in variation among the siblings. The next phase is Metaphase. Metaphase 1 जिस तरह माइटोसिस के मेटाफेज 1 में मेटाफेज प्लेट बनी थी, उसी तरह मेटाफेज 1 मियोसिस में भी मेटाफेज प्लेट बनेगी, लेकिन यहाँ सिंगल प्लेट बनी थी क्रोमोसोम की, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स में प्लेट बनेगी। आप ये देख रहे हैं 2 क्रोमोसोम एक साइज के, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, इनकी पेयरिंग होगी। The pairs of homologous chromosome align along the equatorial plane, forming metaphase plate. Same है दोनों, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें सिंगुलर प्लेट बनी थी, इसमें homologous pairs की प्लेट बनेगी। The next phase is Anaphase 1. Again, Anaphase 1 में क्या होता है? माइटोसिस के एनाफेज में अपने अपने पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स जा रहे हैं। एनाफेज 1 मियोसिस में अपने अपने पोल्स की तरफ क्रोमोसोम जा रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी होमोलोगस पेयर्स में हैं। हालांकि माइटोसिस में सेपरेट जा रहे थे क्रोमेटिड्स की फॉर्म में, यहाँ पे दोनों इकट्ठे जा रहे हैं होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में। Since one chromosome is pulled towards one pole, 2 haploid sets are formed. फिर haploid sets बन जाएंगे। 46 chromosomes थे जिन्होंने अपना पेयर ढूंढा, और उसके बाद अब 46 क्रोमोसोम में डिवीजन हुई, 23 एक तरफ, 23 दूसरी तरफ, और इधर 46 क्रोमोसोम्स थे, एक एक पेयर चला गया तो दोनों तरफ 46 क्रोमोसोम थे। बट यहाँ हमारे पास दोनों तरफ हेप्लॉइड सेल्स यानी 23 क्रोमोसोम्स बने। Another phase is telophase 1, in which exact opposite events happen like the prophase 1. तो इसमें न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल्स में चले जाएंगे और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो अनफोल्ड हो जाएगा, just like the telophase of mitosis. और फिर सेल रेडी है to carry out cytokinesis, which is the pinching of the cell membrane. So after telophase there is a small break जिसको हम rest period कहते हैं, जिसको हम interkinesis कहते हैं या interphase 2 कहते हैं। After meiosis 1, both haploid daughter cells enter a period of rest known as interkinesis or interphase 2. The interphase 2 is different from the interphase of mitosis and meiosis 1. क्यों different है? क्योंकि इसमें S phase नहीं होता। S phase ना होने की वजह से duplication of chromosomes नहीं होगी, और अब जो 23 पेयर थे हमारे पास क्रोमोसोम की, उनका एक एक पेयर हर एक एक्सट्रीम पोल्स पे चला जाएगा और हमारे पास 23 क्रोमोसोम with 23 chromatids होंगे। अब तक आपने प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 पढ़ा। अब आप प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 पढ़ेंगे आफ्टर एन इंटरवल, और अब रेस्टिंग पीरियड जिसको हम इंटरकाइनेज कहते हैं, उसके बाद ये फेसेस आते हैं। ये फेसेस वेरी सिमिलर हैं टू द माइटोसिस फेसेस, जिसमें प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाएगा, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे और जो मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा। मेटाफेज में एक प्लेट बनेगी और स्पिंडल फाइबर रिलीज होंगे। ये प्लेट मेटाफेज 1 के प्लेट से डिफरेंट है, वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम ने पेयरिंग की थी और प्लेट बनाई थी, यहाँ कोई पेयरिंग नहीं है, सिर्फ एक प्लेट बनेगी जैसे माइटोसिस में बनी थी। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ
क्रोमेटिड्स को खींचेंगे और अब हमारे क्रोमेटिड्स एक्सट्रीम पोल्स पे पहुंच गए हैं। टेलोफेज में हर क्रोमेटिड यानी क्रोमेटिड मटेरियल के ऊपर एनवेलप आ जाएगा, सेंट्रियोल सेपरेट हो जाएंगे और जो मटेरियल है वो अनफोल्ड हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस अकर करेगा, क्लीवेज फॉर्म होगी और सेपरेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स यहाँ पे हर सेल से बनेगा। इसका मतलब है कि एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या है मियोसिस का? 4 हेप्लॉइड सेल जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं। So this is how reduction happens in meiosis. 46 क्रोमोसोम जिसके 92 क्रोमेटिड्स थे वो डिवाइड होकर 23 क्रोमोसोम्स एंड 46 क्रोमेटिड्स बनाएंगे। देन अगेन meiosis 2 की स्टेज आएगी जिसमें 23 क्रोमोसोम्स एंड 23 क्रोमेटिड्स हर सेल के अंदर आएंगे। तो वी गॉट 4 haploid cell from a 1 diploid cell. सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस की? क्यों मियोसिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में या किसी भी लाइफ साइकिल में? 1890 में जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वेजमैन ने डिस्क्राइब किया कि कैसे मियोसिस हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में भी और इनहेरिटेंस में भी, इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसने पॉइंट आउट किया अबाउट द two main factors which were the maintenance of number of chromosomes in next generation में number of chromosome को maintain करना, second thing ये variation produce करना in next generation। ये वेरिएशन हमने बात की है क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है। तो नंबर 1 is maintenance of chromosome number in next generation. In human diploid or germ cells undergo meiosis to produce haploid gametes. Male and female gametes unite to form diploid zygote, which undergoes repeated mitosis and develops into a new diploid human. जब माइटोसिस होती है तो हमने बात की कि वो नॉर्मली बॉडी सेल्स के अंदर या जिसको हमने नाम दिया था सोमेटिक सेल्स के अंदर अकर करती है, लेकिन मायोसिस अकर करेगी जर्म सेल्स के अंदर या गैमीट सेल्स के अंदर। तो गैमीट सेल्स में जब मायोसिस होगी तो वो हेप्लॉइड बनते हैं, मीन्स उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स नहीं बल्कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये 23 क्रोमोसोम्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स जब यूनाइट करते हैं तो वापस से 46 क्रोमोसोम बना लेते हैं, यानी कि एक डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं। ये डिप्लॉइड जाइगोट मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के बाद, रिपीटेड माइटोसिस के बाद एक न्यू डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनाता है, ह्यूमन बनाता है। इस तरह होती है क्रोमोसोम नंबर की मेंटेनेंस। मियोसिस में रिड्यूस हो जाता है नंबर 46 क्रोमोसोम्स से रिड्यूस होके 23 क्रोमोसोम्स तक रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ये 23 क्रोमोसोम्स दोबारा कैसे 46 में कन्वर्ट होंगे? By uniting male and female gametes together, 23 from male gametes and 23 from female gametes. They unite and produce a diploid zygote which has 46 chromosomes. Second point है production of variation in next generation. Variety है हमारे पास next generation में, एक जैसे बहन भाई नहीं है। ये variety कहाँ से आई? Crossing over से आई। The chromosome pair of each parent undergo crossing over during meiosis. So daughter cells, that is gametes, have genetic variation. When gametes fuse and forms zygote, its genetic makeup is different from both parents. Thus, meiosis allows a species to bring variation in next generation and help organisms to adapt to changes in environment. क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक इंफॉर्मेशन शफल हो जाती है,
और जब शफल होती है तो हमारे पास वेराइटी और वेरिएशन आते हैं. So meiosis is significant in these two manners. जहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस है meiosis की, वहाँ पे एरर्स भी अकर कर सकते हैं. एरर्स कहाँ अकर करते हैं? यूजुअली एनाफेज 2 में एरर अकर करता है जब हमारे पास सेपरेशन की बारी आती है क्रोमोसोम्स की. तो अगर सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्रॉम द सेंट्रोमियर इन एनाफेज 2 ऑफ meiosis इज कॉल्ड डिसजंक्शन. जब ये सेपरेशन होती है तो इसको हम डिसजंक्शन कहते हैं. इस डिसजंक्शन में जब एरर या म्यूटेशन कोई अकर करता है तो वो कहलाया जाता है नॉन डिसजंक्शन या एरर इन meiosis. अगर एबनॉर्मल सेपरेशन हो या कोई सेपरेशन ना हो तो सिस्टर क्रोमेटिड्स की फ्रॉम द सेंट्रोमियर इन एनाफेज 2 ऑफ meiosis तो हम उसको कहेंगे नॉन डिसजंक्शन. और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसके रिजल्ट की वजह से जो गैमीट्स बनेंगे यानी स्पर्म या एग सेल्स बनेंगे, उसके पास या तो एक ज्यादा या एक कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा. जैसे ये दिखाया है पिक्चर में कि सेपरेशन होनी है, एनाफेज 2 है यहाँ पे, इन क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होनी है. तो मेटाफेज में ये लोग एक प्लेट बना लेंगे और असूलन तो हर एक क्रोमेटिड को अलग अलग पोल्स में जाना चाहिए. लेकिन यहाँ क्या हुआ? एक ब्लू और एक रेड यहाँ, एक ब्लू और एक रेड यहाँ होना चाहिए था. लेकिन यहाँ एरर अकर करने की वजह से एक एक्स्ट्रा ब्लू इस सेल के अंदर चला गया और एक लेस क्रोमेटिड यहाँ हमारे पास है. तो जिसकी वजह से जो भी क्रोमोसोम्स आगे सेल्स में बनेंगे वो या तो 47 होंगे, एक क्रोमोसोम ज्यादा, या एक क्रोमोसोम कम, 46 क्रोमोसोम्स होंगे. और ये रिजल्ट करता है इन डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड मेनी अदर्स. अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है टॉपिक 5.4 एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है राइट अ नोट ऑन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. शॉर्ट में किसी एक के ऊपर भी नोट आ सकता है. So, apoptosis is a programmed cell death. एक ऐसा सेल डेथ जो कि प्रोग्राम्ड हो, एक सीरीज में हो, तो उसको हम एपोप्टोसिस कहेंगे. ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल श्रिंक कर जाता है. किस वजह से? ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम्स, और जो उसका क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, और सेल का जो मेम्ब्रेन है उसके छोटे छोटे इरेगुलर बर्ड्स बन जाते हैं जिसको हम ब्लेब्स कहते हैं. और यही ब्लेब्स कुछ अरसा बाद बॉडी से अलग हो जाते हैं और फिर छोटे छोटे ब्लेब्स सराउंडिंग में जब हमें मिलते हैं तो उसको हम एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं. ये एपोप्टोटिक बॉडीज इतने छोटे होते हैं कि दूसरे सेल्स इनको एनगल्फ कर जाते हैं या ईट कर जाते हैं, जिस फिनोमिना को कहते हैं फेगोसाइटोसिस. एपोप्टोसिस का एडवांटेज भी है. ये डैमेज्ड सेल को या वो सेल्स जिसकी फंक्शनिंग खत्म हो गई है, जो कि फंक्शनिंग खत्म होने के बावजूद न्यूट्रिएंट्स ले रहा है बॉडी से और कोई फायदा नहीं दे रहा, या जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, उन डैमेज्ड इन्फेक्शियस सेल्स को खत्म करता है एपोप्टोसिस. तो यहाँ उसकी एडवांटेज है. एपोप्टोसिस रिमूव्स द डैमेज्ड सेल, preventing it from getting further nutrients or to prevent it from spreading the infections. एक और एडवांटेज है एपोप्टोसिस की. डेवलपमेंट में जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो हमारा हाथ है उस हाथ पे जो फिंगर्स हैं वो एक साथ स्टिक हुए हुए होते हैं. इन फिंगर्स के बीच में सेपरेशन दिलाता है एपोप्टोसिस. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स द सेल बिटवीन देम, इनके बीच में जो सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं,
उन सिन स्केल्स की प्रोग्राम डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से दो फिंगर्स के बीच में स्पेस क्रिएट होती है. तो दे अंडरगो apoptosis and the digit separates. Necrosis is the accidental death of cell, not the programmed, but accidental cell death को हम necrosis कहते हैं. It is less sequential than apoptosis. इसकी ज़्यादा sequence नहीं होती क्योंकि ये अचानक occur कर सकती है. अचानक कैसे? During the case of injury or infection or cancer. Necrosis may occur when a cell is given hypoxic condition. Hypoxic means less oxygen condition दी जाए तो फिर भी एक सेल की डेथ हो सकती है. During necrosis, there is a release of special enzyme called lysosome. Lysosome enzyme breaks the cellular component. जितने भी component होते हैं सेल के अंदर उनको break कर देता है lysosome और फिर it is released outside the cell to break the surrounding cells. The cells that die by necrosis may also release harmful chemicals that damage other cells. Spider bites causes necrosis, and necrosis may be due to the lack of proper care to the wounded side. So necrosis में सीक्वेंस डेथ नहीं होती बल्कि लाइसोसोम प्रोड्यूस होते हैं और लाइसोसोम एंजाइम सेल के कंपोनेंट को मार देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. Here you can see the animation of cell death by necrosis and apoptosis. Apoptosis is a programmed death or necrosis is a death which is accidental. That's all for today. Thank you for listening.